स्पेशल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए लाइव, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सुजाता कह रही है नो वॉइस और आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो। सुजाता, क्लास की टाइमिंग से पहले मैं आपको कैसे दिखाई दे दूंगी? हाँ, आप नए हैं क्या? पहली बार बैच ज्वाइन किया है क्या आपने बेटा? चलो आ जाओ। प्रिया आ चुकी है, काजल आ चुकी है, मनोज आ चुके हैं, सचिन आ चुके हैं, सुजाता आ चुके हैं। अमृतांशु कह रहे हैं मैम कोई इंसान उल्टा हो जाता है तो HCL उल्टा हो जाता है तो HCL, मैं समझी नहीं। ओके, अंकिता कह रही है वीडियो नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है वीडियो तो। ऑल ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है जैसा मैं देख पा रही हूँ, है ना? अब तो बिल्कुल सब सही चल रहा है। चलो आ जाओ। ओके, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। आओ फिर, राधे राधे बेटा, राधे राधे मधुकर। आओ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री की क्लास है ना। बायो का अपना एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था सबने। मैंने नोट्स भी अपलोड करवा दिया एप्लीकेशन पे, आप देखना नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी लगेगा, एक क्लास और लगेगा, आज के बाद एक क्लास और। कल मुझे बहुत अर्जेंट काम है, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, परसों आपकी क्लास लूंगी अब मैं, है ना? कल वाली परसों रखेंगे अपन, सैटरडे को क्लास, राइट? कल मुझे कुछ काम है बहुत ही अर्जेंट, मतलब बहुत अर्जेंट क्या, मेरी ननद आ रही हैं, उनके 2 छोटे छोटे बेबी हैं, तो वो इतनी दूर से मिलने आ रही हैं, तो एक दिन तो उनको देना पड़ेगा मुझे ना। तो हालांकि वो 3 दिन के लिए आ रही है, लेकिन एक दिन तो मुझे देना पड़ेगा ना। अकेली उनकी ट्विंस बेबी हैं, तो मैं आपसे भी मिलवाऊंगी उनसे ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट से। तो क्या कहते हैं, एक दिन मुझे उनको देना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब रिश्ते नाते भी निभाने बहुत जरूरी होते हैं, और स्पेशली जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो लड़कियों को मायके ससुराल दोनों को बैलेंस करने में ना लड़की की लग जाती है भैया, समझ रहे हो? चलो आइए। शुभम क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ, आप पूछो ना क्वेश्चन। पता है बहुत सारे कमेंट होते हैं नीचे चले जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट रिप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं सारे कमेंट रिप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कमेंट्स ना नीचे चले जाते हैं। देखो कितने स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। अगर मैं आपको कैमरा इधर करके दिखा पाती तो धम 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 धम। अभी तक पता है कितने कमेंट्स आ चुके हैं? 181 कमेंट आ चुके हैं अभी तक। अब आप बताओ। चलो आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। कौन आ रहा है? मेरी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब ननद आ रही है मेरी, इसलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे वो अहमदाबाद से आ रही है, उनके हस्बैंड ONGC में इंजीनियर है, तो वो वहीं रहती हैं, तो इतनी दूर से आ रही हैं स्पेशली मिलने, तो थोड़ा सा एक दिन तो देना पड़ेगा हमको ना। चलो, तो कल जो अपन ऑफ करेंगे ना, उसको अपन परसों लगवा लेंगे, डोंट वरी, मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगी। सैटरडे संडे में कवर करवा दूंगी, कोई इशू नहीं है। जो कल छुट्टी करूंगी ना, वो सैटरडे या संडे में आपका कवर करवा दूंगी, तुम लोग बिल्कुल घबराओ मत। आओ स्टार्ट करते हैं। संडे को कोई बड़ी क्लास रख लेंगे अपन, 2-3 घंटे की, है ना? हमको चैप्टर फिनिश करना है ना, तो आप लोग कहाँ जाते थोड़ी हो संडे वनडे को, तो संडे वनडे को ले लेंगे। आइए स्टार्ट करें। अपन क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में? अपन पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज के बाद एक क्लास में खत्म हो जाएगा। 4 क्लास लगती है इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर आप लोग समझदार तो हो, 4 में खत्म करवा दोगे। अब कोई चीज रिपीट करनी पड़ जाएगी तो वो 5 में भी जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना? पहले तो एटम क्या होता है, फिर जो आपके एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके बारे में पढ़ा था अपन। फिर मैंने थोड़ी सी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात बताई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन से 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमें पहले कर लेने हैं। उसके बाद अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब पढ़ेंगे आज की क्लास में। एंड हाइड्रोजन की तीनों आइसोटॉप के बारे में पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है? चलो आ जाओ। अरे पीडीएफ, अरे भैया मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम लोगों को पीडीएफ के चक्कर में। इतना मुझे पढ़ाने में जोर नहीं आता जितना आप लोगों के पीडीएफ के चक्कर में। कुछ नहीं पढ़ा है पीडीएफ में। जब तक ये केमिस्ट्री अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना, नोट्स भूल जाओ तुम कि तुम एक पीडीएफ से बतेरी। आप गूगल सर्च कर लेना, साइंस पीडीएफ बाय काजल मैम, बतेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, है ना? चलो सुनो, सुबह मैं बता दूंगी आपका कमेंट। अब मैंने पढ़ लिया है कुछ, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है? मेरी फ्रेंड को है, उससे बहुत परेशानी हो रही है। बच्चा उसको बोलो आप अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको सिस्ट विस्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल PCOS PCOD का टेस्ट करवा ले, ठीक है? सुबह मैं बाद में बात करूंगी इस टॉपिक पे, अभी सबका क्वेश्चन नहीं है ना ये। देखो इलेक्ट्रॉन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्या क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रही हूं आपको। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर वाला होता है।
इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो दोहरी प्रकृति होती है। अब आपने शायद फिजिक्स में पढ़ लिया हो ये पॉइंट, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो पढ़ाना यहाँ पे ड्यूटी है ना। देखो, ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पार्टिकल की फॉर्म में भी है। पार्टिकल का मतलब हो गया वो कण की अवस्था, कणीय अवस्था में कणों के रूप में भी पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस वेव की फॉर्म में भी हो सकती है। वेव का मतलब होता है तरंग, तरंग की फॉर्म में भी वो हो सकता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी प्रकृति दोहरी प्रकृति हो सकती है। तो आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में यानी कणीय अवस्था में भी इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, पाया जा सकता है, और दूसरा इसकी एग्जिस्टेंस वेव तरंग की फॉर्म में भी हो सकती है। अब बच्चों ये तो चलो आपको समझ में आ गया, हम कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन में टिक करके आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर पूछा तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ड्यूल नेचर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई ड्यूल नेचर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी अवस्था को मानना पड़ेगा, है ना। तो दो होती है बच्चा कंडीशन। क्या क्या? एक तो जो पार्टिकल होता है उसका मास बहुत कम होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए? बहुत लेस होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अब कितना होता है, बार बार तो पढ़ाऊंगी नहीं, है ना, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास। और दूसरा जो वेलोसिटी होती है, वो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कह देते हैं वो पार्टिकल वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो कैसे होती है इलेक्ट्रॉन के लिए? चलो मैम, हमने मान लिया कि ड्यूल नेचर वाला पार्टिकल हम उसी को बोलेंगे जिसका मास बहुत कम हो, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो ये तो बहुत कम मास है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, ठीक है, अप्लाई है, हमें मान लिया हमने। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी भी जो ड्यूल नेचर की फॉर्म में होगा, उस पार्टिकल जो वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, वेग जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये हमें कैसे पता होगा? चलो हम बताते हैं आपको कैसे। आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनके अंदर चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमता है, चलो इलेक्ट्रॉन घूमता है, झूमता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है बच्चा? घूम रहा है। अब जब ये बताओ कि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो होगी? अगर वेलोसिटी जीरो होती तो ये घूमता ही नहीं, ये रिवॉल्व ही नहीं करता, है ना। यानी कि ये चक्कर नहीं काट रहा होता, नहीं झूम रहा होता, नहीं घूम रहा होता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, यानी कुछ ना कुछ तो इसका वेग होगा, जीरो तो नहीं है। तो मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, झूमता रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कणीय और तरंगीय दोनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है। और आप क्या लिख लोगे? इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो नोट डालकर एक पॉइंट लिख लो। ये नोट ना एग्जाम से पहले पढ़ के जाने हैं आपको। लिखिए इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति
हिंदी में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन की कणीय और तरंगीय दोनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। हो गया? चलो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रॉन से एक क्वेश्चन और है बच्चा। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इस तरीके से क्या करता रहता है, घूमता रहता है। घूमता नहीं, एक्चुअली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ना इस तरीके से झूमता रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ना अपने ऑर्बिट्स में झूमता रहता है। झूमना बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जब ये झूम रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, यानी कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है, ये अपना एक चक्रण कंप्लीट कर रहा है, ये अपना एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता देती हूं कि कोई भी झूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, अपनी कक्षा में, या कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपना चक्रण पूरा कर रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो किस में होती है। वो धनात्मक होती है, वो ऋणात्मक होती है, वो 0 होती है, या कुछ भी आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में झूम रहा होता है, तब उसका टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, वो ऋणात्मक होती है। तो आपको लिखना है द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या लिखोगे, नोट डाल के लिख लेना, ये पॉइंट ये आता है एग्जाम में। अच्छा, ये चीज ना आपको आगे भी समझ में आएगी, ये चीज वापस भी आएगी। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी ना, ईसी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब ये वापस भी आएगी। तो लिख लो द टोटल एनर्जी ऑफ, नोट डाउन कर लेना, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की या किसी भी झूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो कुल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये 2 क्वेश्चन और आपके इलेक्ट्रॉन से बन जाते हैं, आपको याद रखना है। क्या क्या, इससे पहले वाले नोट में हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन का दोहरी प्रकृति होता है, यानी वो कणीय और तरंगीय दोनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अब पार्टिकल तो है ही, हम पढ़ चुके हैं, वेव की फॉर्म में कैसे हो सकता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, ड्यूल नेचर में होने के लिए ये 2 कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोहरा प्रकृति में पाया जा सकता है। 2 पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब चलो अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन से। ये मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं जो एसएससी बहुत बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके आगे टकराने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करती चल रही हूं। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ना इस तरीके से के, एल, एम, एन इन शेल में होते हैं ना, ये बात मैंने पढ़ाई थी ना, है ना। तो मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन के शेल में है ना। कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर ये 2 ही शेल हैं, के और एल है, एम एन नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो शेल होती है ना, ये वाली शेल, 2 ही शेल थी, 2 ही ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो, 2 ही कक्ष बोल लो आप 2 ही थे, के था और एल था, 2 ऑर्बिट थे। ये इलेक्ट्रॉन अभी किस में है, के शेल में है। तो ये शेल इसकी कहलाती है कौन सी, आप बताओगे, इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ये इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अभी तक इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है। क्वेश्चन में बताऊंगी कैसा आता है एग्जाम में, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मल स्टेट है, इसको ग्राउंड स्टेट बोल लो या नॉर्मल स्टेट बोल लो, ये इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट है। ओके, अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दें बच्चा, ये मैं नहीं कह रही, ये नील्स बोर ने कहा था, ये नील्स बोर ने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में होता है या अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, उसको आप बाहर से एनर्जी दे दो, तो ये एनर्जी लेकर इससे अपने से ऊपर वाली स्टेट में यहां चला जाएगा। और ये जो स्टेट होती है ना इलेक्ट्रॉन की, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ
इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखना इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने नहीं, ये नील्स बोर ने कहा था। अगर आपसे पूछ ले ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो नील्स बोर ने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, अपनी सामान्य अवस्था में होता है, उसको अगर आप बाहर से एनर्जी दे दोगे, है ना, तो वो जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी नॉर्मल से हायर स्टेट में चला जाता है, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित कक्षा में चला जाता है, ठीक है, चला गया। अब बच्चों, जो ये एक्साइटेड स्टेट में गया है ना, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब एनर्जी, अब ये बताओ मुझे, एनर्जी कौन से स्टेट में ज्यादा थी, इसके पास ज्यादा थी या इसके पास ज्यादा थी, है ना, इसके पास ज्यादा थी। यहां पे तो एनर्जी कम थी तो वो ग्राउंड स्टेट में था। अब इसको बाहर से एनर्जी मिली तो ये एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि अपने से ऊपर वाली हायर स्टेट में, अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला गया। इसको बाहर से एनर्जी मिली तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। और जब कभी भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। यानी कि किसी भी तंत्र की ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी यानी उसकी स्थिरता जो होती है ना, वो कम रहती है बच्चा। ये एक आपको याद रखना है पॉइंट। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं स्टेबल करना चाहूंगी वापस से, तो इसकी एनर्जी का लॉस करवाना पड़ेगा और ये यहां से एनर्जी एमिट करेगा, ये इस तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ेगा। और ये जो एनर्जी छोड़ता है ना, ये कौन सी रेज के रूप में छोड़ता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये गामा रेज के रूप में छोड़ता है। यही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने के लिए ये चीज समझा रही हूं। कोई बात नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाली शेल में होता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। ये इसकी नॉर्मल स्टेट है, ये नॉर्मल ऑर्बिट में है अभी तक। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दे देंगे, ऊर्जा दे देंगे, तो ये अपने से ऊपर वाली कक्षा में छलांग मार जाएगा, यानी कि नॉर्मल स्टेट से या ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चला गया यहां पे। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है और जब सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। किसी भी तंत्र की ऊर्जा ज्यादा होती है तो इसकी स्थिरता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहेगा तो इसको वही एनर्जी वापस बाहर निकालनी पड़ेगी, वही एनर्जी एमिट करने पड़ेगी। और ये जो एनर्जी छोड़ेगा ना, वो किसके रूप में, वो गामा रेज के रूप में, वो गामा विकिरणों के रूप में छोड़ेगा। और आप जानते हैं गामा रेज किसकी बनी हुई होती हैं? हाँ जी, गामा रेज फोटॉन्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? फोटॉन्स की बनी हुई होती है, बनी हुई होती है। पंकज जी, मैं इस चैप्टर के जब नोट्स अपलोड करवाऊंगी ना, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, उसमें लिखा हुआ हर एक चैप्टर का नोट्स दूंगी केमिस्ट्री का, लेकिन कब दूंगी? जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब, ठीक है। और इसको नोट्स में कैसे लिखें, बड़ा आसान है, जैसे मैम ने बनाया वैसे ही आप बना लो। क्या नहीं आया समझ में इसमें? हाँ, हो गए 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के, 3 लास्ट क्लास में करवा के गई थी। टोटल 6 क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आते हैं। अब ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप पूछोगे मैम यहां से क्वेश्चन कैसे बना? भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है या उसकी एनर्जी छोड़ता है वो? तो बड़ी सीधी सी बात है, नीचे से ऊपर भेजना है तो उसको बाहर से एनर्जी दो। किसने बोला था? नील बोर ने बोली थी ये बात। आगे आपको पढ़ाएंगे नील बोर का सिस्टम तब, है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर क्लास से लोअर क्लास में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो किस रूप में एनर्जी छोड़ता है? तो भैया वो किस रूप में? वो गामा रेज में, गामा विकिरणों के रूप में अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ता है। और गामा रेज किसकी बनी हुई होती है? फोटॉन्स की बनी हुई होती है। चौथा क्वेश्चन सुन लो। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? प्रीवियस ईयर है आपके पास, उठा के देख लो। मैं कोई प्रमाण नहीं हूं, प्रीवियस ईयर प्रमाण है आपके
आपके। नेक्स्ट आता है जब सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम रहती है, कम होती है, ज्यादा होती है, तो आपको बताना है कम होती है। ये लो, ये क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस तो आप बना लोगे, नोट्स बना लोगे। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर तो बिल्कुल आपका साइंस आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। तो 3 क्वेश्चंस हो गए बच्चा आज की क्लास के अभी तक इलेक्ट्रॉन से। चले, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आगे काम में आने वाले, इसलिए पढ़ा रही हूं, नहीं तो किताबों में बहुत लिखे हैं। राइट, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, इनका मास और इनका चार्ज जान ले, फिर हम फटाक से आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार पढ़ेंगे आज की क्लास में। आइए, प्रोटॉन। हाँ जी बच्चों, आप बता दो कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। पहले ये बताओ प्रोटॉन पे चार्ज होता कैसा है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, या होता ही नहीं है प्रोटॉन पे चार्ज। दूसरा, प्रोटॉन का मास बता दो, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। और अगर आपसे पूछ ले प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ ले तो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में करके आ जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। नहीं, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। अब मैं आपको बताऊं आपको कैसे आंसर करने हैं एग्जाम में आ जाए तो। देखो, इसकी डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, जबकि जो प्रोटॉन नेम है, ये शब्द है, ये कॉइन किया गया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी तो बहुत महान केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं, बहुत जगह आप पढ़ोगे रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, आपने वो स्कूल में याद किया होगा, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, है ना, ऐसा ही कुछ याद किया था ना। और पर से, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, और नाच से, एन से न्यूट्रॉन, चे से आपने जेम्स चैडविक। नहीं, लेकिन आपको याद रखना रदरफोर्ड ने नाम दिया था। अब आपसे पूछ ले प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो इसी को ठीक करना है। फिर ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। अब ये दोनों ही ने नन ऑफ दीज गोल्डस्टीन नहीं है, तो कभी कभी जो वनडे एग्जामिनर वाले जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, उनका इतना दिमाग नहीं होता है, वो इसको भी ठीक मान लेते हैं, तो इसको भी ठीक कराना। जैसे हमने पिट्यूटरी और पीनियल के बारे में पढ़ा था, ये चीज एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, फिर आप वो अपना गलत आंसर वाला आप वो भरते रहोगे, आंसर की भरते रहोगे ना। ठीक है, कैसे आंसर करना है मैंने बता दिया है। चलो अब बात करते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। कितना होता है, तो प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 गुलाम होता है। भाई इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक है, प्रोटॉन में क्वेश्चन पूछूंगी मास से, भी आप लोगों से, मैं आंसर नहीं करूंगी उसका, आपसे पूछूंगी। ठीक है, इसका मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। ये इसका मास है, ये इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान वाले पॉइंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। हो गया, तो प्रोटॉन का ये चार्ज होता है, ये मास होता है, ये इसकी डिस्कवरी की थी। अब यहीं पे मैं आपका न्यूट्रॉन का भी बता दूं, इलेक्ट्रॉन का तो हम लिख चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉन का तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो जरा न्यूट्रॉन का भी लिख लो यहीं पे। आपसे कोई पूछ ले कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तो हालांकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, चार्ज इसका 0 होता है। लिख लो, इसके आवेश का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि न्यूट्रॉन के मास का मान कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान बच्चा कितना होता है, 1.674 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम, इतना ये मास। ठीक है, यहां पर 1.672 था, यहां पे 74 है। अब नोट डालकर आपको ये क्वेश्चन, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये कोई नहीं पूछेगा बच्चा, ये 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को याद होते हैं। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं वो इस नोट में है, अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। 24 कहां से है बच्चा, रूपा? हाँ हाँ, एसएससी हमेशा रदरफोर्ड को सही कर लेता है, इसीलिए मैं कह रही हूं। ठीक है,
एसएससी रदरफोर्ड को सही मान लेते हैं भैया, तभी तो मैं कह रही हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी देना है गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन नहीं हो तो नन ऑफ दीज ऑप्शन से ही करोगे, नन ऑफ दीज नहीं करोगे तो बच्चा ऑप्शन में रदरफोर्ड होगा, तो रदरफोर्ड को टिक करके आ जाना ना, अड़ियल मत बनना कि मैम ने कहा था, एक नंबर से हाथ धो दोगे, ठीक है। क्योंकि मान लेता है एसएससी रदरफोर्ड को भी सही, क्योंकि एसएससी के जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो इतना हायर लेवल का नहीं पढ़े होते हैं। चलो, जैसे पिट्यूटरी को सही मान लेते हैं, जबकि पिट्यूटरी का वजन मैंने बताया था पीनियल से थोड़ा ज्यादा होता है। चलो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ये भी लिख दो, जेम्स चैडविक ने। ये डिस्कवरी विस्कवरी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पटवारी, एमपी पटवारी के एग्जाम में जैसे पूछा हुआ है, लास्ट एमपी पटवारी के एग्जाम में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पूछी हुई है ना, तो छोटे मोटे एग्जाम में आ जाती है। अब जो मेरा आपसे क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है और सबसे कम मास किसका होता है। या मैं पूछ लूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है और सबसे हल्का कौन है। चलो, ये दो क्वेश्चन बता दो मुझे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन सा होगा और सबसे हल्का कौन होगा। भाई, सबसे भारी कौन होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। और सबसे हल्का कौन होगा? जिसका मास यानी द्रव्यमान कम होगा। ये दो क्वेश्चन मेरे आपसे एग्जामिनर के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूं, ये फटाक से बता दो, फिर चलते हैं आगे। और ये सही बताओगे तो एक क्वेश्चन भी दूंगी और ऑप्शन पे ध्यान देना। हाँ जी, रोहित, आई एम डन मैम। किसमें डन हो गए आप? चलो, मास तीनों का बता चुकी हूं मैं, नोट्स खोल के बैठना चाहिए था ना राहुल। इसका तो ये लिखा, इसका ये लिखा, अब फटाक से बता दो। सबसे भारी प्रोटॉन होगा, पंकज जी का कहना है। रोहित का कहना है प्रोटॉन होगा। विवेक कह रहे सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होगा। रूपा कह रही है प्रोटॉन का सबसे ज्यादा होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसे इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आगे तो तुम लोग सर पकड़ लोगे। फिर जब मैं आपको पॉलीमर, आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, आप तो पागल हो जाओगे। फिर पुष्पेंद्र, झांसी मेरा ससुराल है, रहने वाली मैं जयपुर की हूँ। सबसे हैवी कौन होगा? अबे उल्लू रामो, दिख नहीं रहा क्या इसका मास और इसका मास? इन दो का देख के बता सकते थे, लिख लेना। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, ओके, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना जा रही हूं, मैंने बता दिया। अब जो क्वेश्चन लिखूंगी वो बहुत ध्यान से समझ, जिसने अभी तक क्लास अच्छे से पढ़ी होगी ना वो 10 सेकंड में आंसर दे देगा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना इनका मास। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। ये इनके मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है बच्चा। डिक्रीजिंग इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग इसका उल्टा हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग में लिख दिया मैंने, ये मास का बढ़ता क्रम है, और घटता लिखोगे तो ऐसे NPE हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, इनमें सबसे भारी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का एटम। हाँ जी, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें सबसे भारी कौन है? हैवी कौन है ये बता दो। हल्का तो आप बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे भारी कौन होगा? ये क्वेश्चन है एग्जाम का, सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो, अभी पुष्पेंद्र पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, झांसी नहीं रहती, कलकत्ता नहीं रहती, रुक तो जाओ। कभी कभी मन करता है तो आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, सारी बातें बताती हूँ ना मैं, तो कभी मन करेगा तो बताऊंगी मैं। अभी रुको। हाँ जी, हाइड्रोजन का एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी कौन होगा? जिसने मेरी लास्ट की 2 क्लास और आज की क्लास को ढंग से पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग आंसर गलत दे रहे हैं, बादल, रूपा, सूरज, सब गलत आंसर दे रहे हैं सब। बस फिर कहते हो केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत करके आगे, मैडम ने सही नहीं पढ़ाया। किसने सही आंसर दिया? सचिन ने सही आंसर दिया, अभिषेक ने सही आंसर दिया, आदर्श गलत आंसर है, रोहित गलत। रोहित तो मतलब पता नहीं कहां चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं यूनिवर्स में। कह रहे इलेक्ट्रॉन सबसे भारी है,
अरे भैया थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आएंगे ही नहीं। आपकी जंग चल रही होगी न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में। कितनी बार पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक ही होता है। ये पैरों में क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या बताता है। यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है। कितना? एक प्रोटॉन है। और इसका मास क्या है? एक। तो एक ही प्रोटॉन है, इसका चार्ज कुछ है नहीं इसके ऊपर, तो इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है। तो उल्लुओं, हाइड्रोजन के एटम में तो सिर्फ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, देखो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रॉन से कम होता है। तो यहां पे आंसर क्या सही हो जाता? न्यूट्रॉन सबसे भारी है। ठीक है, मिर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर आपको ना ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ना फिर आप बिल्कुल सही रखो। क्वेश्चन का क्या कैसे डाल देगा एग्जामिनर, है ना? समझ में आ गई ना ये बात? पढ़ाई थी मैंने, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर होता है। अदरवाइज सारे एटम का इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, एटॉमिक मास, वो हमेशा ज्यादा होता है। अब जब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रॉन से कम होता है। तो सबसे भारी यहाँ पे अगेन न्यूट्रॉन हो गया। अब चलो, आप नहीं आंसर कर पा रहे हो तो ये आपकी कमी है। आ जाइए नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स जिनको हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहां से, बहुत। और अगर ये आइसोटॉप वाली बात समझ में नहीं आई तो पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा इसके बाद वाला समझ में, फिर मुझे मत कहना। सुनो आइसोटॉप्स क्या होता है, छोड़ दो अभी तक का, अब सिर्फ यही सुनो, ठीक है? हाँ, अमृतांशु ने भी सही बताया था। चलो, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आप सबने बचपन से ना सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटॉप के बारे में सुना है ना? मैं आपको बाकी सबको ही पढ़ाऊंगी, बहुत पढ़ाऊंगी। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा है। देखो, पहले समझाऊंगी, फिर परिभाषा दिखाऊंगी, फिर वापस समझाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लो, फिर क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग ही आंसर करोगे, मैं नहीं करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी यहां से। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूं। एक होता है 1H1, ऐसे, इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 को नाम दिया जाता है प्रोटियम का। बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहां से, अच्छे से समझ लेना। एक होता है 1H2, ऐसे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम सेम नाम हिंदी में है, ड्यूटीरियम। और इसको 1H2 तो लिखते ही हो, साथ में आप ऐसे भी लिख देते हो 1D2, ऐसे लिखा हुआ हो ना तो भी ये ड्यूटीरियम है। तीसरा होता है, उसको बोलते हैं 1H3, एंड हिंदी में बोलते हैं ट्रीटियम, इंग्लिश में भी तो ट्रीटियम ही बोलते हैं, ट्रीटियम। ट्राइटेनियम, टाइटेनियम ये सब मत कर देना, ट्रीटियम। या फिर इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं T13, ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं मैम, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम बताएंगे आइसोटॉप्स होते क्या है। जो पहला होता है उसको ऐसे लिखा जाता है प्रोटियम, दूसरा होता है उसको ड्यूटेरियम के नाम से लिखा जाता है, तीसरा होता है उसको ट्रीटियम के नाम से लिखा जाता है। अब इन तीनों के अंदर बहुत सारे हिडन क्वेश्चंस हैं। कैसे कैसे हैं? अब मैं आपसे, देखो सुनिए, क्या क्या इस तरीके से फोटो बना हुआ होता है गूगल पे। ये दे रखा है कि ये हाइड्रोजन जब बनाएंगे ना, अभी मैं बनाना सिखाऊंगी, ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटीरियम, होता है ट्रीटियम। अभी इनको बनाना भी सिखाएंगे आपको। अब सुनो जरा, इनमें मैं कुछ कुछ संख्या पूछ रही हूं आपसे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, अभी परिभाषा पे नहीं आ रहे। इन तीनों में बहुत सारे हिडन क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या बताओ, क्या आप मुझे बता दोगे प्रोटॉन की संख्या? फिर मैं आपसे पूछ लूं कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दोगे?
फिर मैं पूछ लूं इन तीनों में आप न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, फिर मैं आपसे पूछ लूं इन तीनों में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट क्लास में पढ़ा के गई थी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ये मैं नहीं पूछती, एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूं आपसे इनमें से, छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लूं, आप मुझे बता दोगे? चलो पहले मेरा सुन लो, फिर नहीं बता पाते हो तो फिर से बताएंगे। प्रोटॉन की संख्या कहां होती है? पाव में होती है। पाव में इनका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ इन पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं होता है तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी हो गई? इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, प्रोटॉन की संख्या एक एक हो गई। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। हाँ जी मैम, आपने पढ़ाया था, एक 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 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन निकालना कैसे सिखाया था मैम ने? मैम ने सिखाया था इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाला वैल्यू घटा देना, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस ऊपर वाली से नीचे वाला वैल्यू घटा देना, इससे घटा देना, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। जरा घटा दो, एक में से एक घटाओगे तो जीरो ही आएगा, दो में से एक घटाओगे तो एक ही आएगा, और तीन में से एक घटाया तो दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। निकल गई मैम, तीनों चीज निकल गई। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं याद है? मैंने कहा था कोई भी एटम है इस तरीके से, उसकी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बताओ यहां पे यहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन एक एक ही है, तो सिर्फ के शेल ही तो होगी, एल एम एन की तो जरूरत ही नहीं है हमें। तो इस तरीके से एक ही शेल है और के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो आ सकते थे ना, पढ़ाया था ना 2n², दो आ सकते थे के में। अब यहां पर तो एक ही है, तो बच्चा यही इसकी आउटर शेल हो जाएगी, ये इसकी वैलेंस शेल हो जाएगी, यही इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीनों में क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई? एक 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 हो गया। हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसका वैलेंस शेल है या यही इसका शेल है, आप ऐसे बोल दो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखोगे कि मैम इसमें एक ही शेल होती है और कौन सी? के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के के के। ये सारी चीजें अगर आपने सही बताई हैं तो भैया बधाई हो, आपने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी थी। अब सुन लो जरा, अब मुझे ये बताओ प्रोटॉन तीनों में एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन तीनों में एक जैसे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। क्या एक जैसा नहीं है? न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में एक जैसी नहीं है। तीनों में क्या नहीं है? न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी नहीं है। अब आ जाओ जरा हम डेफिनेशन बता देते हैं कि डेफिनेशन कैसे बनेगी। जरा लिखिएगा, इन चीजों को देखो, एटॉमिक नंबर एक एक एक, परमाणु संख्या तीनों का एक जैसा है, और एटॉमिक मास देखो, परमाणु भार देखो, 1 2 3, एटॉमिक मास डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर सेम है ना। तो बच्चा आपको लिखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट तो भाई हाइड्रोजन ही था ना, मैंने कोई कैल्शियम पोटेशियम थोड़ी लिख दिया, मैंने कहा हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का एक एटम ऐसे एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा। तो जब भी परिभाषा में लिखा हुआ आ जाए एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, आगे पढ़ना ही मत, आइसोटोप कराना, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number, but having different atomic mass is known as isotope, is
नोन एज आइसोटोप। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी लिख लो, एक ही तत्व के होंगे ये, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन कैल्शियम पोटेशियम सबका अलग अलग कर लिया, ठीक है। आपको लिखना है एक ही, हिंदी में लिखना, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, जिनका एटॉमिक नंबर यानी Z परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। एक परिभाषा मैंने बना दी, अब दूसरी परिभाषा आप बनाओगे। देखो क्या होती है दूसरी डेफिनेशन, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which having same number of proton but different number of neutron is known as isotope। ये सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है भैया। क्या होता है आइसोटोप? जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 1 है, ट्रिटियम में 2 है। तो मैं ये कह दूं, क्या कह दूं मैं? लिख देना यहाँ पे। अब आप इतना तो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ चली गई यार स्लाइड, ये रहा। आप लिख देना एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये सीडीएस के, एनडीए या सीडीएस में किसी एग्जाम में पूछा हुआ, आप देख लेना। एटम ऑफ सेम एलिमेंट which are having same number of protons, but different numbers of neutron are known as isotope। हिंदी में क्या लिखोगे? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक जैसी है या बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उनको आइसोटोप, उनको समस्थानिक कहा जाता है। ये दो परिभाषा हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पीछे वाली स्लाइड पे वापस चलो, इस वाली पे। अब मैं आपको कहूं मुझे इनका डायग्राम बना के दिखाओ, बना लोगे? चलो हम बनाते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का। ठीक है, सबसे पहले प्रोटियम कैसे बनेगा? प्रोटियम 1H1 होता है। बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो इसको कैसे बनाऊंगी? ये इसका न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ऐसे लिख दूं 0, है ना, और प्रोटॉन कितना लिख दूं? 1। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? बाहर वाली कक्षा में, और इसमें एक ही बाहर वाली कक्षा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 ये रहा। ये लो प्रोटियम। अब मैं कहूं मुझे ड्यूटेरियम बना के दिखाओ, तो आप क्या बनाओगे? ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1। तो इसका कैसे बन जाएगा? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1। मैंने कहा 1H3 बना के दिखाओ, आपने कहा मैम प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, न्यूट्रॉन 2। तो इस बार क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 1 और ये इसका इलेक्ट्रॉन। ये तो गूगल पे इमेज दिखाई थी मैंने, देख लो। हाँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपसे। परिभाषा मैंने बता दी, बना के मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या मैंने बता दी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो खोट आप में, मेरे में नहीं है। सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के किस आइसोटोप के न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस कह सकते हैं? बताना जरा। मैंने कहा हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस कह सकते हैं? प्रोटॉन न्यूक्लियस कह सकते हैं।
हाँ, पहले आप लोग आंसर करो। प्रोटॉन नाभिक हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के रूप को कह सकते हैं हम? ये क्वेश्चन है, बताना जरा। हाँ, फिर बताएंगे रेडियो एक्टिव कौन सा होता है इसमें से, अभी बताएंगे। अभी तो पढ़ना बाकी है ना, इस पढ़ाएंगे अभी। आंसर करो फटाक से। प्रिंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मनोज ने गलत आंसर, प्रिया ने सही आंसर दिया है और राहुल ने सही आंसर दिया है। धर्मेंद्र ने तो भैया बहुत ही गलत आंसर दिया है। अंकिता ने सही आंसर दिया है, राहुल ने सही आंसर दिया है। अब यार पता है और कैसे पढ़ा सकता है टीचर? प्रोटॉन न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन है क्या? नहीं है। तो मैं चाहे यहाँ पे न्यूट्रॉन ना बनाऊं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ प्रोटॉन ही है, उसको आप प्रोटॉन न्यूक्लियस बोल सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन यानी प्रोटियम के केस में, हाइड्रोजन के भी कौन से आइसोटोप में? सिर्फ पहले वाले के लिए ही एप्लीकेबल होता है, इसके अलावा कहीं किसी एलिमेंट में नहीं होती ये बात एप्लीकेबल। जैसे हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर होता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लागू है केमिस्ट्री में, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके लिए बात हो सकती है। ठीक ऐसे ही हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस या हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक को आप प्रोटॉन न्यूक्लियस कह सकते हो, इसके अलावा आप किसी को नहीं कह सकते। देखो गूगल वाली फोटो में तो सिर्फ प्रोटॉन ही बना हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये प्रोटॉन न्यूक्लियस है। इसको कह सकती हूँ? नहीं ना, इसमें तो एक न्यूट्रॉन आ गया तो मैं कैसे कह दूंगी? इसमें दो न्यूट्रॉन आ गया तो मैं नहीं कह सकती ना। तो बच्चा ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, ट्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। और अब जरा नोट डाल के मेरे साथ 2 पॉइंट लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है? लिख देना ट्रिटियम। ट्रिटियम होता है ना जिसको 1T3 या 1H3 लिखते हैं अपन, ये क्या है? इट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। लिख दो बच्चा। अभी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ना, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, सिर्फ एक ही है इन तीनों में से। ठीक है, हो गया। अब चलो बात करते हैं ड्यूटेरियम के बारे में। ये आगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आ जाएगा, क्यों होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या होते हैं जो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। अब सुनो जरा, क्या जो ड्यूटेरियम होता है, ये है ड्यूटेरियम। इसको आप कैसे लिखते हो? मैम ऐसे लिख दें हम, या मैम हम इसको ऐसे लिख दें, बात एक ही है ना। अब सुनो जरा, ये जो ड्यूटेरियम है इसी से बनाया जाता है हैवी वाटर, भारी जल। अब सुनो जरा, मैंने कहा जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन की रिएक्शन, नॉर्मल हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ हाँ, तो बेल तो बजाओ, अब बेल बजेगी तभी तो खुलेगा गेट। जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो ना, किससे? ऑक्सीजन से करवाते हो, तो आपको नॉर्मल पानी मिलता है, ये मिलता है, ये जो आप पीते हो। लेकिन आपने ड्यूटेरियम की रिएक्शन, किसकी? ड्यूटेरियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई ना, तो आपको हैवी वाटर मिलता है जिसको D2O कहते हो। इस D2O को आप हैवी वाटर कहते हो, इसको आप भारी जल कहते हो। लिख दो, इसको हम क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक को हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है? ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम को। ठीक है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? D2O। इसी को कहते हैं भारी जल। भारी जल कब मिला? जब आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई। इसकी करवाओगे ना प्रोटियम की, नॉर्मल हाइड्रोजन की, तो नॉर्मल पानी मिलेगा आपको।
ठीक है बच्चों। अब ये हैवी वाटर क्या होता है, इसको हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, क्या काम आता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सुन लेना, नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, सैटरडे संडे में होगी। ठीक है, सैटरडे संडे में होगी क्लास, दोनों में एक दिन होगी, कल क्लास नहीं होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगी मैं आपका, इसका 20 होता है, क्यों होता है, सब पढ़ाऊंगी अंकिता, कल पढ़ाऊंगी, कल नहीं परसों। ठीक है, आज हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कंप्लीट कर लिया, आइसोटोप लगभग कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये हाइड्रोजन वाले थोड़ी सी बातें रह गई हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर आइसो बार पढ़ेंगे, फिर आइसोटोन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपका चैप्टर फिनिश। हाँ जी, अब बताओ समझ में आ रहा है केमिस्ट्री की नहीं आ रहा है? 3 क्लास के बाद तो आना चाहिए। हाँ, 3 क्लास के बाद तो आना चाहिए। राजेश कह रहा है मैं नहीं करता स्मोकिंग, मेरी फैमिली में है। हाँ बताओ जरा, भाई क्लास ही नहीं होगी। रूपा बताया तो 3 दिन बायो पढ़ते हैं, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब बताओ 3 क्लास होगी, 3 क्लास के बाद तो आपको, जैसे बायो में तो आपकी बहुत हो गई है, 28-29 क्लास हो गई है बायो में, तो आ गया होगा अब तक तो बायो। अब ये बताओ, अब केमिस्ट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है, बादल को भी आ रहा है। अमृतांशु कह रहे उल्टा होने पे HCl माउथ से, बटा HCl माउथ से कैसे निकल जाएगा? HCl को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में म्यूकस लेयर होती है, इसलिए म्यूकस निकल जाता है। उल्टा पटकूंगी ना मैं आपको, तो आपके नाक और मुंह से सलाइवा के साथ म्यूकस आ जाएगा, लेकिन म्यूकस लेयर के नीचे की तरफ HCl वाली लेयर होती है, इसलिए HCl नहीं आता है। कौन पूछा था ये क्वेश्चन? ओके चलो, समझ में आ रहा है, बढ़िया। ठीक है अमृतांशु, मैंने आपका आंसर किया, धर्मेंद्र को आ रहा है। राजेश बेटा आप उस नंबर पे मैसेज करना ना, आप रोज रोज मैं आपको एंटरटेन थोड़ी करूंगी, तब पढ़ाऊंगी ना आपको, वहां पे बताऊंगी तब। ठीक है, हाँ ठीक है। सूरज यस कह रहा है, लक्ष्मी कह रहा है बहुत, लक्ष्मी कह रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जया को भी समझ में आ रहा है, सचिन कह रहे ऐसे तो किसी ने नहीं पढ़ाई मैम। तो यही तो मैंने, आपने जब बैच ज्वाइन किया था तो कहा था ना, एक ही बार पढ़ाऊंगी साइंस, बार बार नहीं पढ़ना है आपको। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बायो में क्या पढ़ाओगे अगले क्लास में, वो आप ही बताना कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना।